हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। विरंतपुर नाम के एक शांत सा गांव में भीमलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। भीमलाल इतना निर्धन था कि उसका ठिकाना जंगल की ओट में बनी एक छोटी सी झोपड़ी ही था। उसकी जिंदगी की सारी रोशनी उसकी 20 साल की बिटिया चंद्रिका और उसकी पत्नी मनोजा थीं। भीमलाल रोज सुबह सुबह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता और शाम होते होते थके हारे ही लौटता। बस इतना था हर दिन का हिसाब किताब। एक शाम चूल्हे की परछाई पर बैठी मनोजा ने भीमलाल से कहा, भीमलाल, अब चंद्रिका की उम्र भी हो गई है। गांव में उसकी सूरत की चर्चा चारों ओर हो रही है। नजाकत ऐसी कि कानों में पानी भर देता है। अब वक्त आ गया है कि उसकी शादी ब्याह का इंतजाम किया जाए। भीमलाल ने दिल में आभास किया कि बात ठीक है, परंतु बोला, हमारे पास पैसे कहाँ है? मैलाक पड़ा, दहेज, बाराती, यह सब। मनोजा की आंखें नम हो गईं। हमारे पास नाम निशान नहीं, पर ईश्वर तो है। तुम ही बहुत बतौर लकड़हारा मेहनत करके कुछ कर दो। भीमलाल ने ठान लिया कि और कड़ी मेहनत करेगा। अगले दिन वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया और ज्यादा लकड़ियां काटने लगा। पर बाजार में आज की बिक्री इतनी घट गई कि घर का गल्ला भी मुश्किल में पड़ गया। इसी बीच चंद्रिका जंगल के किनारे बने पुराने तालाब से पानी भरने निकली। तालाब के एक किनारे गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ सायेदार पेड़ों वाला जंगल। चंद्रिका मटकी लेकर तालाब पर झुकी ही थी कि किसी ने कहा, कृपया, क्या तुम मुझे अपनी मटकी से पानी पिला सकती हो? खुद प्यास लगी है। चंद्रिका पलटी। उसकी आंखों के सामने एक सुंदर युवक खड़ा था। कंधे पर शाही पिछा और सिर पर हल्की सी चमक। युवक घोड़े पर सवार था। उसका मतलबी नहीं, बल्कि गंभीर चेहरा था। चंद्रिका ने शालीनता से कहा, हाँ, ये लो। और मटकी पकड़ाकर उसने उसे पानी दिया। युवक ने जैसे ही पानी पिया, उसकी आंखें चंद्रिका पर टिक गईं। वह भीतर ही भीतर बोला, ऐसी सादगी सी खूबसूरती मैंने कभी न देखी। चंद्रिका ने विनम्रता से कहा, सौंदर्य चेहरे में कम, मन में ज्यादा होता है। युवक मुस्कुराया, पानी फिर से भरकर मटकी लौटा दी और बोले, मेरा नाम आदित्य है। चंद्रिका ने अपना नाम बताया और संकोच से घर की ओर लौट आई। आदित्य महल का एक राजकुमार था और उसी दिन से उसका मन चंद्रिका की ओर आकर्षित हो गया। उसने बार बार उसी तालाब पर आने लगा, नक्शे एकदम छुपकर। आदित्य के साथ एक सैनिक भी हमेशा रहता था, पर वह सैनिक किसी और मकसद से भी वहां था, राजघराने के इर्द गिर्द नजर रखने का। वहीं दूसरी ओर भीमलाल ने सोचा कि अगर वह राजा विक्रम सिंह के पास जाकर मदद की गुहार लगाए, तो शायद कुछ हो जाए। दूसरे दिन वह महल के दरवाजे पर खड़ा हुआ। महल में विक्रम सिंह नाम का राजा बैठा करता। दयालुता और कठोरता दोनों उसके अंदर थे। वह प्रजा का भला चाहता था, पर धोखेबाजों से भी सतर्क रहता था। भीमलाल ने राजा से विनती की, महाराज, मेरी बेटी चंद्रिका की उम्र हो गई है। मेरे पास दहेज नहीं है, इसलिए मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। राजा ने कहा, मैं बिना जांच पर के मदद नहीं देता।
पर तुम बताओ, सत्य क्या है, झूठ क्या है? मैं देख लूंगा। राजा ने सबको आश्वस्त किया कि वह सत्य की पड़ताल करवा देगा। कल मेरे सैन्य मेरे बेटे आदित्य के साथ तुम्हारे झोपड़ी का निरीक्षण करेंगे। यदि सत्य है तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी खुश रहेंगी, पर यदि झूठ निकला तो। भीमलाल के होठ सख्त हो गए। वह बोला, मैं सच्चा हूँ महाराज। अगले दिन आदित्य और उसके कुछ सैनिक भीमलाल की झोपड़ी के पास पहुंच गए। आदित्य ने चंद्रिका को खेतों में देखा और तुरंत उसे पहचान लिया। दोनों के बीच कुछ देर में एक मीठी सी बातचीत हुई और आदित्य ने प्रकट कर दिया कि वह चंद्रिका से प्रेम कर बैठा है। भीमलाल और मनोजा को जब यह बात बतलाई गई तो उनका सिर झुक गया। शक और आशा दोनों के भीतर उभरे। परंतु एक सैनिक जो हमेशा आदित्य के साथ रहता था, वह राजा का जासूस भी निकला। उसने यह सब कुछ राजा को बता दिया और राजा क्रोधित हुआ। मेरे बेटे ने किस तरह मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। जो भी शासक परंपरा को हल्का समझेगा, उसे दंड मिलना चाहिए। उसने हुक्म दिया, आदित्य और चंद्रिका को कैद कर लो। भीमलाल को भी बुलाकर कहा गया कि वह अपने झुकड़ी से कहीं दूर चला जाए। और फिर जो भी हुआ वो। भीमलाल ने सियासत की अग्नि को नहीं समझा। उसने राजा से भीख मांगी, पर राजा का हृदय कठोर था। भीमलाल ने राजा से गुहार लगाई, महाराज, मेरी जिंदगी में मेरी बेटी का कोई दोष नहीं, कृपा कीजिए। पर राजा ने कहा, मैंने तुम्हें जांच के लिए कहा था, तुम असफल रहे हो, लेकिन तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा, एक अत्यंत कठिन परीक्षा। राजा ने आदेश दिया कि भीमलाल को दूर दराज एक गुफा में भेजा जाएगा जहां एक सिद्धाचार्य रहते थे। कहते थे कि उसके पास एक तलवार रहती है, ऐसी तलवार जो जिस राजा के हाथ लगे उसे अविनाशी बना दे। पर जो भी राजा इस तलवार को पाकर अपनी विजय पाता है, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु घेर लेती है। राजा ने कहा, तुम्हें वह तलवार मेरे पास लाकर दिखानी होगी। यदि ला सके तो तुम्हारी सब समस्याएं दूर कर दूंगा, यदि असफल रहे तो सजा तुम्हें भुगतनी होगी। भीमलाल जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन भारी था, पर उसके कदम में दृढ़ता थी। 3 दिन बाद वह उस गुफा तक पहुंचा जहां सिद्धाचार्य बैठे थे। भीमलाल ने विनम्रता से कहा, महापुरुष, मैं वह तलवार चाहता हूँ ताकि अपनी बेटी की दिल की कामयाबी कर सकूं। सिद्धाचार्य ने धीमे स्वर में पूछा, क्या जानती हो तुम, जो तलवार राजा के हाथ लगे वह उसे अजय बनाए, पर उसके साथ मृत्यु का भी दंड जुड़ा है। क्या तुम वह तलवार राजा विक्रम सिंह के लिए चाहोगे? भीमलाल का मन सोच में पड़ गया। उसने कहा, नहीं, मैं किसी भी राजा की हत्या का इच्छुक नहीं। मेरी बेटी की जान और हमारी गरीबी के लिए मैं अपनी जान भी दे दूं, पर किसी राजा की मृत्यु की कामना नहीं करूंगा। सिद्धाचार्य ने उसकी सादगी देखी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मन पवित्र है, पर मैं ऐसी तलवार राजा को नहीं दूंगा जो उनके लिए मृत्यु लेकर आए, पर तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। भीमलाल ने सहमति जताई और वापस महल के रास्ते पर चल पड़ा, खाली हाथ। वापसी पर भीमलाल को पता नहीं था कि राजा की क्रोध सीमा से परे जा चुकी थी। राजा ने उसे देखा और बिना सुनवाए ही आदेश दे दिया कि उसे सजा दी जाए।
भीमलाल पर झूठ के आरोप लगाए गए और कुछ ही देर में उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया। मनोजा और चंद्रिका की चीखें महल के आंगन तक गूंजी, पर सत्ता की आंच ने सब कुछ दबा दिया। जब भीमलाल को फांसी दी जा चुकी थी, तभी सिद्धाचार्य महाराज के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, तुमने जो फैसला लिया वह अतिशीघ्र और निष्ठुर था। मैंने उस लकड़हारे को परखा, वह सच्चा था। यदि तुमने उसकी बात सुनी होती तो यह अनर्थ न हुआ होता। राजा की आंखों में पछतावा घर कर गया। उसे भी पता था कि उसने जल्दबाजी की, पर पश्चाताप से क्या लाभ। तभी महल के कक्ष में खामोशी टूटी। आदित्य, जो जेल में बंद था, ने कहा, पिताजी, धिक्कार है इस फैसले पर। तुमने एक निर्दोष की जान ली और अपने पुत्र को भी खो दिया। आदित्य की आंखों में आंच थी और वह ठान चुका था कि राजसी प्रतिष्ठा के लिए वह अब और नहीं रहेगा। उसने महल की भव्यता छोड़ने की ठानी, चंद्रिका के साथ भाग निकला और जंगल के आंचल में जाकर एक अलग जिंदगी बसाने का निश्चय किया। आदित्य ने कहा, मैं शाही जीवन को त्याग देता हूँ। जो भी दर्द हुआ वह मेरी आंखों के सामने ही होना चाहिए, पर मैं दुनिया बदलकर नहीं बैठूंगा। उसने चंद्रिका को थाम कर कहा, हम दोनों अब साथ चलेंगे, सरल जीवन बिताएंगे और अपने पास जो सच्चाई है उसी से अपनी दुनिया सजाएंगे। चंद्रिका के आंसुओं में अब जोर की नमी थी, पर चेहरे पर एक नई आस्था भी उभर आई। हम खुश रहेंगे आदित्य, उसने कहा। तुम्हारे बिना भी मैं वही रह सकती थी, पर तुम्हारे साथ रहकर मुझे अपने पिता का त्याग छोटी लगती है। चलो, जो भी रास्ता होगा साथ चलेंगे। वही महल में विक्रम सिंह के दिल पर पछतावे की आग और भी तेज जल उठी। उसने सोचा, सत्ता का नशा उसे अंधा कर गया था। उसने न्याय के तराजू को झुका दिया था। राजा ने अपने कर्तव्यों का मूल्य समझा, पर क्या अब देर नहीं हो चुकी थी? भीमलाल की मौत की खबर चली और पूरा राज्य शोक में डूब गया, पर शोक क्या बदल सकता था? कुछ ही दिनों पर खबर आई कि वही सिद्धाचार्य जो तलवार की कथा सुनाया करता था, फिर महल में आए। बोले, राजा विक्रम सिंह, तुम्हें सच्चाई का स्वर सुनना चाहिए था। मैंने तुमसे कहा था, जो तलवार किसी राजा के हाथ लगे वह उसे अधिक शक्तिशाली बनाएगी, पर अंततः उसी शक्ति ने उसके लिए खतरा पैदा कर दिया है। मैंने तुम्हें बचाने के लिए उसे नहीं दिया, पर तुम्हारी बेचैनी दिखती है। राजा ने सिर झुकाया और कहा, मेरी जल्दबाजी ने एक परिवार बर्बाद कर दिया है और मैंने अपने पुत्र को खो दिया। मैंने जो किया उसका पश्चाताप सदा रहेगा। इस बात से राजा का वैराग्य बढ़ा, पर प्रजा का दिल उससे कट चुका था। परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने आदित्य और चंद्रिका के जीने और प्रेम की कहानी को सुनकर दिलों में एक नई उम्मीद जगा ली। जंगल की ओट में आदित्य अब राजा की औपचारिकता से मुक्त होकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने लगा। वह किसान बनकर और चंद्रिका उसके साथ स्त्री स्वाभाविक कर्मभार संभालती। वे छोटे छोटे काम करने लगे, पर खुशी के क्षण वैसे ही नम और प्यारे थे जैसे किसी अमूल्य मोती। एक दिन आदित्य बोला, चंद्रिका, तुमने कभी सोचकर देखा है कि असली बड़े पद और नाम से बड़ा कौन है? चंद्रिका ने हंसकर कहा, हमें वो खुशी मिली है जो कभी महल की शोभा नहीं दे सकती थी। हम स्वच्छंद हैं और यह आजादी अनमोल है।
साल बीते, राजा विक्रम सिंह ने अपने किए पर लंबे समय तक विचार किया और एक तरह की शांति पाई। उसने राज्य में कुछ सुधार किए और अपने निर्णयों में और भी विवेक प्रियता लाई। पर भीमलाल की याद सदैव उसके दिल में ताजी रही। वहीं आदित्य और चंद्रिका का जीवन सरल लेकिन प्यार से भरा हुआ बीतता गया। वे जंगल के पास ही एक छोटी सी झोपड़ी में रहते, खेत उगाते और बच्चों की हंसी उनके दिन संवार देती। उनका प्रेम, जिसकी शुरुआत तालाब के किनारे हुई थी, अब एक परिवार का आधार बन चुका था। आदित्य ने कभी पछतावा नहीं जताया कि उसने शाही जीवन छोड़ा, क्योंकि उसने पाया कि प्रेम और ईमानदारी किसी राज्यताज से कम नहीं होते। कई वर्षों के बाद किसी उत्सव पर एक बूढ़ा राजा विक्रम सिंह उस क्षेत्र से गुजरा तो उसने देखा कि आदित्य और चंद्रिका का परिवार खुशहाल है और गांव के लोग उन्हें आदर से देखते हैं। राजा ने मन ही मन सोचा, शायद जीवन की सच्ची विजय यही है कि इंसान अपने कर्मों का निर्वाह ईमानदारी से करे। उस दिन राजा ने कुछ अनुदान भेजे, पर दंड और यह कहकर नहीं कि उसने कुछ सुधार कर लिए, बल्कि एक मर्मस्पर्शी पत्र भेजा जिसमें उसने अपनी गलती का स्वीकार किया और भीमलाल के त्याग को नमन किया। और ऐसे ही जीवन की गति में क्षण आते रहते हैं, कुछ तोड़े जाते हैं, कुछ जुड़े रहते हैं। भीमलाल का बलिदान उस भूमि पर सदैव याद रखा गया, न महलों के वारूस के रूप में, बल्कि उन लोगों की आंखों में जो सच्चाई और प्रेम को तरसते थे। कहानी का सूत्र यह है, शक्ति, शान और दौलत अस्थायी है, पर साधारण इंसान की सादगी और प्रेम की कीमत न तो सत्ता गिन सकती है और न इतिहास भूल सकता है। आदित्य और चंद्रिका ने महल छोड़कर जो जीवन चुना, वह उनके लिए सार्थक रहा और वीरंतपुर की कहानियों में उनका नाम प्रेम और सत्य के पर्याय के रूप में गूंजता रहा।